हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपनी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 12 का चैप्टर 4 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसका लेक्चर 1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी, और ये आपको लेक्चर थोड़ा सा लेंथी मिलेगा। ऑफ कोर्स 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं होगा। आप बेसिक क्लास 1 घंटे की लेते हैं, बट जो हमारी जनरल क्लासेस चल रही थी वो 20 मिनट से 40 मिनट तक वेरी कर रही थी। ये उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो सकता है, बट हम ट्राई करेंगे इसको विद इन 1 आवर कवर करने की। ठीक है। ज्यादा लेंदी लगेगा तो हम उसको बीच में ही लेक्चर को रोक देंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ये लेक्चर 1 हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ only to the baby elephant and not some other animal? Or why a mango seed form only a mango plant and not any other plant? ये सोचने वाली बात है कि एलिफेंट का बेबी हमेशा बेबी एलिफेंट ही क्यों होता है। ठीक है। हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है, शेर क्यों नहीं होता, है ना? या फिर जो मैंगो सीड होते हैं वो मैंगो प्लांट्स ही क्यों फॉर्म करते हैं, कोई दूसरे प्लांट क्यों फॉर्म नहीं करते? ठीक है। Given that they do, are the offspring identical to their parents? हमने ये चीज देखी भी है कि जो जिसका बच्चा होगा वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होगा। ठीक है। चाहे आप वो प्लांट्स में ले लीजिए, चाहे आप वो एनिमल्स में ले लीजिए, चाहे आप वो ह्यूमन बींग्स में भी ले लीजिए। ठीक है। और दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। आप ये देखेंगे कि मदर से एग्जैक्टली सेम आपको चिल्ड्रन नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ क्वालिटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस होगा। Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other? अब ये चीज आपने देखी होगी कि वो भाई और बहन दोनों एक से लगते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? या फिर दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट लगते हैं, ये तो लगते ही नहीं कि भाई बहन है, तो ऐसा क्यों होता है? ये जनरल क्वेश्चंस हैं। इन सभी का आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। These are several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. तो इस सारे के सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको जेनेटिक्स में मिल जाएगा, जो एक बायोलॉजी की ब्रांच है, ऐसा एनसीईआरटी यहां से कहती है। This subject deals with the inheritance as well as the variations of characters from parents to offsprings. Inheritance is the process by which the characters are passed on from parent to progeny. ये पहली ऐसी लाइन है इस पूरे स्लाइड की जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच, अब कोई आपको बोलने कि इनहेरिटेंस क्या है, तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स पास होते हैं, किससे? पेरेंट से प्रोजनी में। पेरेंट से प्रोजनी में जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर पास होते हैं उस प्रोसेस को इन्होंने इनहेरिटेंस बोला है। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये भी आपको लाइन मार्क करनी है, स्टार मार्क कर लीजिए कि यही बेसिस है हेरिडिटी का। ठीक है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और हल्का सा उसमें वेरिएशन होगा जिसके थ्रू आप ये बोलते हैं कि जो प्रोजनी है वो अपने पेरेंट के, जो बेबी है वो अपने मदर के या फादर के थोड़ा सा डिफर करेगा, थोड़ा सा डिग्री ऑफ वेरिएशन वहां पे होता है। Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the cause of variations was in the sexual reproduction. ये आपको पता है। देखो, आपके सिलेबस से एक चैप्टर हटाया गया है, मैंने काफी बार ये चीज बोली है, वो है चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। उसमें आपको काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होते। आई डोंट नो एनसीईआरटी ने क्यों हटाया है, लेकिन वो उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते। जैसे यहां पे अभी आपको एक लाइन देखने को मिली है कि वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशंस आर हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चीज आपको जब समझ में अच्छे से आती जब आप पढ़ते ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस। अब एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, एक टर्म होती है क्लोन। ये कब यूज करी जाती है? ये टर्म क्लोन तब यूज करी जाती है जब हम एग्जैक्ट कॉपीज की बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट कॉपीज मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही उसने प्रोजनी दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज। ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज की अगर आप बात करोगे तो आप क्लोन की बात कर रहे हो। ठीक है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सब क्लोन जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि
उसमें इन्वॉल्वमेंट दो पेरेंट का हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ये देखा होगा कि बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, बोथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल। कुछ पार्ट मेल से आएगा और कुछ पार्ट फीमेल से, लाइक स्पर्म मेल से आएगा, या फिर मेल जो भी आपका मतलब एग होगा वो आपका फीमेल से आएगा, और जो भी आपका स्पर्म होगा या फिर जो भी होगा वो आपका मेल से आएगा। दोनों आपस में मिलेंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स मेल के हैं और कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के हैं, ठीक है। दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो जाकर के सेक्स रिप्रोडक्शन होगा। तो एग्जैक्ट कॉपीज किसी की नहीं बन पाएंगी, ना एग्जैक्टली फादर पे जा पाएंगी मेल पे, ना एग्जैक्टली मदर पे जा पाएंगी या फीमेल पे जा पाएंगी, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब है। और इस चीज को ह्यूमंस कब से जानते हैं? 8000 से 1000 बीसी से पहले तक। ये सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, गारंटी नहीं है कि आएगा ही, ठीक है। They exploited the variations that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters. ठीक है, ये चीज पहले के टाइम पे भी ह्यूमंस जानते थे कि अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे या फिर वो एक तरीके से मेटिंग कराएंगे वाइल्ड पॉपुलेशन की प्लांट्स की या एनिमल्स की सिलेक्टिव ब्रीड्स के साथ में, तो एक नया और डिजायरेबल कैरेक्टर उनको मिलेगा, ठीक है। जिनके पास में डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते थे, तो एक वो नया उनको ऐसा कैरेक्टर, एक नई चीज उनको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वो सेग्रीगेशन होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, those artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well known Indian breed that is Sahiwal cow. तो साहिवाल काउस पंजाब में है, ठीक है। साहिवाल काउस क्या है? पंजाब में है। ये भी एक तरीके की ब्रीड ही है, डोमेस्टिकेशन के पर्पस से ये एक तरीके की ब्रीड ही है, जिसको वाइल्ड काउस के साथ में क्या किया गया था? मेटिंग कराई गई थी, जिससे कि वो साहिवाल काउस जो पंजाब में आज हैं वो मिली। इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि वे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नाम भी आ जाता है साहिवाल काउस के, वो कौन सी काउस थी या फिर वाइल्ड के साथ में मीटिंग कराई थी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था मेल को और फीमेल को, ठीक है। तो एक वो ब्रीड जो बनी वो साहिवाल काउस की बनी। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट though our ancestor knew about the inheritance of characters and variations, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. देखो, जैसे कि उनको पता सब कुछ था, पहले से हमारे एंसेस्टर्स को पता सब कुछ था इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, लेकिन उनको इसके पीछे का साइंटिफिक नॉलेज या फिर साइंटिफिक फिनोमेना नहीं पता था, ठीक है। अब देखते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या होता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल के कुछ लॉ है इनहेरिटेंस के, उनको देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century that headway was made in the understanding of the inheritance. ठीक है, मिड 19th century में डिस्कवर हुआ, इस बात का ध्यान रखना। मतलब जॉर्ज मेंडल ने मिड 19th century में इसको डिस्कवर किया। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज जो भी आपके डाटा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जॉर्ज मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years. ध्यान रखना, हर चीज हर स्टेटमेंट पे इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन बन चुका है और काफी एग्जाम्स में आ चुका है। पहली बात, ग्रेगर मेंडल, ठीक है, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, किस पे? गार्डन पीस पर किया था, 7 years तक किया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत ही ज्यादा बार आ चुकी है एग्जाम में। 1856 से 1863 के बीच में किया था और प्रपोज किए थे, क्या प्रपोज किए थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उससे उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, सबके लिए वो सिमिलर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए, ठीक है। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे क्या था? इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वाज for the first time that statistical analysis and mathematical logics were applied to problems in biology.
पहली बार ऐसा हुआ था। इस चीज को भी आप स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में पहले आई है। ठीक है, ये ऑप्शंस में भी आ सकती है कि आप ये बताइए कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स कहाँ पे यूज हुए, तो कहाँ पे हुए थे, जब मेंडल ने इन्वेस्टिगेशन किया था किसका, इनहेरिटेंस पैटर्न का, तब ये यूज हुए थे। ठीक है, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपलिंग वैल्यू, उसने थोड़ी बहुत सैंपलिंग वैल्यू नहीं ली थी, उसका सैंपलिंग साइज काफी ज्यादा लार्ज था। अब सैंपलिंग साइज का मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको हर चीज का मीनिंग एट दिस टाइम नहीं बता सकता। सैंपलिंग साइज आप एक तरीके से ये मान लीजिए जिसके ऊपर कंडक्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट। ये चीज आप जब आगे अपनी रिसर्च की थीसिस देंगे, जब भी आप कोई मेडिकल कोर्स करेंगे तो आपको रिसर्च थीसिस देनी होती है, जब भी आप वो रिसर्च थीसिस देंगे तो आपको सैंपलिंग साइज का पता लगेगा कि कितने साइज पे, कितने लोगों पे आप वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं, उसको आप सैंपलिंग साइज बोलते हैं। ठीक है, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड, और उसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली उसके डाटा के बेस्ड, क्योंकि उसने लार्ज सैंपलिंग साइज रखा। जितना ज्यादा लार्ज सैंपलिंग साइज रखते हैं उतना कम वेरिएशन और फ्लक्चुएशन आता है रिजल्ट में। Also, the confirmation of his inference from experiments on successive generations of his test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. तो अब वो चीज क्या थी, जब वो मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो सक्सेसिव जनरेशंस का जो वो टेस्ट प्लान कर रहा था, उसके हिसाब से कुछ जनरल रूल्स आ रहे थे निकल के, उसका रिजल्ट क्या था कि कुछ जनरल रूल्स आ रहे थे निकल के, किसके, इनहेरिटेंस के। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज थे, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल एक जनरल रूल्स निकल के आ रहे थे कि हर जनरेशन में ये चीज हमें देखने को मिल रही है, सेम चीज फॉलो हो रही है। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पीस plant that were manifested as two opposite traits, example tall और dwarf। ठीक है, तो उसने दो मतलब उसने काफी ज्यादा कैरेक्टर्स को लिया, गार्डन पीस की काफी ज्यादा कैरेक्टर्स को लिया, लेने के बाद में अलग अलग दो, हर एक कैरेक्टर का दो ऑपोजिट ट्रेट निकल रहे थे, टॉल और डॉर्फ। जैसे अगर हम हाइट की बात करें तो आइदर टॉल और डॉर्फ, जैसे कि हमने पीछे वाली स्लाइड में, इस वाली स्लाइड में देखा, ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने लिए थे। ठीक है, ये डोमिनेंट वाले थे और ये रेसेसिव वाले थे। ठीक है, जैसे अगर हम सीड शेप की बात करेंगे तो राउंड या फिर रिंकल्ड, सीड कलर की बात करेंगे येलो या फिर ग्रीन, फ्लावर कलर वॉयलेट या व्हाइट, पॉड शेप फुल भी हो सकती है या कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड होगी, यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो रेसेसिव होगी। ठीक है, और पॉड कलर, देखिए सीड कलर और पॉड कलर दोनों ऑपोजिट हैं, तो यहां पे आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको टेबुलर फॉर्म में भी मिलेगा ये। फ्लावर पोजीशन एक्सियल भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है, स्टेम हाइट जो कि मैंने एग्जांपल में बताया आपको, टॉल और डॉर्फ। ठीक है, आगे देख लेते हैं टॉल और डॉर्फ प्लांट्स, येलो और ग्रीन सीड्स जो कि मैंने आपको अभी पूरा दिखाया। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। तो इस चीज ने क्या करा, इस चीज ने उसको एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सके, जो गवर्न कर रहे थे इनहेरिटेंस को, which was expanded on by later scientists to account for all diverse natural observations। और जिसको बाद में जो लेटर साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन करके, नेचुरल ऑब्जर्वेशन को करके वो कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्सिटी को बताया, इनहेरिटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी को या उसके रूल्स को एक्सप्लेन किया फर्दर। ठीक है, अब एक्चुअल में मेंडल ने ऐसा क्यों करा, ठीक है, और सिर्फ गार्डन पी प्लांट ही क्यों लिया। अब ये जो हम पैराग्राफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान रखना। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्योंकि उसने खुद कराया था, मैन मेड, नेचुरली नहीं हो रहा था, और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स
यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीड पी लाइन्स। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग है कि ट्रू ब्रीड पी लाइन्स, अब यहां पे ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जो जिसकी प्योर लाइन होती है। प्योर लाइन कौन सी होती है? जैसे कि अगर किसी जनरेशन में एक कैरेक्टर चलता आ रहा है, अगर किसी जनरेशन में टॉल 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 चलता आ रहा है, तो वो आगे तक टॉल 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 ही है, उसमें कभी ड्वार्फ आए ही नहीं। जैसे किसी एक फैमिली होती है ना, उसमें सब लंबे होते हैं, है ना, कि उसका दादा भी लंबा था, उसके पापा भी लंबे हैं, वो भी लंबा है, उसके बच्चे भी लंबे हैं, इस तरीके से, है ना। तो एक हाइट वाइज अगर हम देखें तो एक टॉल वाला फीचर आ गया और वो सभी में आ रहा है, उसमें से कोई डॉर्फ नहीं हुआ, उसमें से कोई छोटा या शॉर्ट जिसकी हाइट कम थी, छोटी थी, वो नहीं निकला। ठीक है, उसको हम ट्रू ब्रीडिंग कहेंगे, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस या फिर प्योर लाइंस बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे पी लाइंस की जगह प्योर लाइंस आना था। A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait, inheritance and expression for several generations। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो several generation में अपने trait को एक तरीके से शो करेगा। ठीक है, और वो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से ही हम अचीव कर सकते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज। कितनी? 14। अब आप बोलोगे सर हमने तो 7 पढ़ी है। नहीं, आपने 7 कैरेक्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, उसकी वैरायटीज 14 है, हर एक कैरेक्टर की 2 वैरायटी है। ठीक है, आपने यहां पे देखा ना यार, ये कैरेक्टर, ठीक है, हर एक कैरेक्टर की 2 वैरायटी दिख रही है, हर एक कैरेक्टर की 2 वैरायटी है, तो टोटल कितने में? 14। As pairs which were familiar except for one character with contrasting traits, some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, inflated or constricted green or yellow pods and tall and dwarf plants। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ चीजें, कुछ मतलब एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, अच्छा ये आपके कंट्रास्टिंग ट्रेट है, ये आपको रट लेनी है, टेबल रट लेनी है। अगर स्टेम हाइट की बात करें तो क्या? टॉल और डॉर्फ। फर्स्ट वाला आपको डोमिनेंट मिलेगा, सेकंड वाला आपको रेसेसिव मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही फ्लावर कलर है वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन है एक्सियल या टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रक्टेड, पोड कलर ग्रीन और येलो, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो या ग्रीन। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, which he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. He collected the अच्छा अब ये क्या कह रहा है, ये अब हमें एक तरीके से एक एग्जाम्पल देना चाह रहा है कि ये सब तो उसने करा था, लेकिन उसमें से एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं समझने के पर्पज से। ठीक है, और ओनली नॉलेज पर्पज के लिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ही कलेक्टेड द सीड्स produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation। ठीक है, उसने कलेक्ट किए सीड्स को और उसने F1 जनरेशन पे, F1 हाइब्रिड जनरेशन पे उसको ग्रो कर दिया। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लियल प्रोजनी या फिर F1 जनरेशन। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजनी दैट वर टॉल, यानी कि सभी के सभी टॉल ही थी, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। उनमें से किसी एक पेरेंट टॉल था तो सारे के सारे टॉल ही आई, नन वर डॉर्फ, कोई भी डॉर्फ नहीं आई। ही मेड अ सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स, और उसने सेम ऑब्जर्वेशन बाकी पेयर्स में भी देखी कि स्टेम हाइट ही नहीं, अगर आप फ्लावर कलर भी ले रहे हैं और एक प्योरली वायलेट कलर का है और एक प्योरली वाइट कलर का है, उनको अगर आपने मेटिंग कराई, फर्स्टली हाइब्रिड कराया, तो जो हाइब्रिड के रिजल्ट्स आए F1 जनरेशन में वो इस तरीके से आए कि वायलेट 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 वायलेट, कोई भी उसमें वाइट नहीं आया, यानी कि रेसेसिव नहीं दिखा। He found that the F1 always resembles either one of the parent and that the trait of other parent was not seen in them। यानी कि एक की साफ दिखाई दे रही थी, हर बार एक की आ रही थी और दूसरे वाले की दिख ही नहीं रही थी। ठीक है,
Now Mendel then self-pollinated the tall F1 plants, and to his surprise found that in the F2 generation, Fleal 2 generation, some of the offsprings were dwarf. अब उसने क्या किया कि F1 जनरेशन से ही दो प्रोजनी लिए और उनकी आपस में मीटिंग करा दी, आपस में मीटिंग कराई, दोनों टॉल थे, लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि अब F1 जनरेशन की तरह चीजें नहीं थी. द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर डॉर्फ वर 1/4. अब 1/4 डॉर्फ आ गए थे, यानी कि उन चार में से चार प्रोजनी बने, उन चार में से एक प्रोजनी जो है वो डॉर्फ टॉल आ गया. ठीक है. और तीन, उन चार में से तीन जो थे वो F1 जनरेशन की तरह टॉल ही रहे, जबकि उनमें से डॉर्फ तो कोई भी नहीं था, उनमें से शॉर्ट हाइट तो किसी की भी नहीं थी. फिर भी एक कैरेक्टर हमारे पास में शॉर्ट हाइट आ गया. ठीक है. द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. मतलब टॉल वाले ने और डॉर्फ वाले ने आइडेंटिकल ही रहे और उन्होंने कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखाई. दैट इज ऑल. द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा. नन ऑफ देम इन बिटवीन दी हाइट. कोई उनके मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम हाइट का हो गया, नहीं, या तो टॉल या डॉर्फ. तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ब्लेंडिंग शो नहीं करी अपने पेरेंटल टाइप से, पेरेंटल टाइप जीन से. ठीक है. अभी आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया. इसको ऐसे समझते हैं. देखिए, ये एक पेरेंट था जो कि टॉल था, इसकी मीटिंग कराई डॉर्फ वाले से. ठीक है. इनके प्रोजनी आए, इनके प्रोजनी आए और दोनों के दोनों टॉल थे. ठीक है. दोनों के दोनों कैसे थे? टॉल थे. अब क्या हुआ, इस टॉल की इस टॉल से इन्होंने मीटिंग करा दी, इस टॉल की इस टॉल से इन्होंने क्या करा दी? क्रॉसिंग करा दी. अब क्या रिजल्ट आया? आपके चार अगर हम प्रोजनी सैंपल लेंगे, ठीक है, चार प्रोजनी सैंपल लेंगे तो एक टॉल, दूसरा टॉल, तीसरा टॉल और चौथा डॉर्फ आ गया. चौथा क्या आ गया? डॉर्फ आ गया. देखिए यहां पे एक पेरेंट टॉल था, एक पेरेंट डॉर्फ था, लेकिन प्रोजनी दोनों की दोनों कैसी आई? टॉल आई, यानी कि डॉर्फ वाले कैरेक्टर दिखा ही नहीं. बट जब दोनों टॉल थे तो तीन तो टॉल आए और उस पर एक डॉर्फ आना स्टार्ट हो गया. ठीक है. आप समझ में आया कि मतलब फर्स्ट जनरेशन में वो चीज दिखाई नहीं थी. ये है फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, और ये है F2 जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन में वो चीज दिखाई नहीं दी, डॉर्फ के कैरेक्टर दिखाई नहीं दिए, जबकि थर्ड जनरेशन में आके यानी कि F2 जनरेशन में आपको एक डॉर्फ देखने को मिला. तो पता लगा कि हाँ कोई तो है जो डॉर्फ है. ठीक है. इससे क्या पता लगता है? हाँ कोई तो पहले डॉर्फ रहा है. ठीक है. अच्छा, आपने देखा होगा किसी किसी फैमिली में ऐसा होता है कि सभी लंबे हैं लेकिन एक बंदा छोटा हो गया, उसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो गई. उसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम कि कहते हैं ना कि उसके दादा परदादा छोटी हाइट के थे, उनके बच्चे बड़ी हाइट के थे, उनके बच्चे बड़ी हाइट के थे, और अब ये भी छोटी हाइट का हो गया है. बाकी सब इसके भाई बहन बड़े हाइट के हैं. सेम एज दैट. ठीक है. अब कहता है सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन विद अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड. ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज expressed in the F1 generation, while at F2 stage both the traits were expressed in the proportion 3:1. ठीक है. मतलब इसने क्या देखा कि F1 जनरेशन में तो सभी सेम चीज पे जा रहे थे जो उसने स्टडी किया, लेकिन F2 जनरेशन में हमेशा 3:1 का आ रहा था कि जो सबसे पहला पेरेंटल साइज था, सबसे पहला ये वाला जो पेरेंटल साइज था, उस पे क्या 3 यानी कि 3 प्रोजनी तो ऐसे हो रहे थे जो डोमिनेंट कैरेक्टर के थे. ठीक है. और एक 3:1 और एक ऐसा हो रहा था जो रेसेसिव कैरेक्टर का था. अगर हम पेरेंटल टाइप से देखें तो ठीक है, ये जनरल इसका क्या था? रेशियो था.
The contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 स्टेज। अब ना तो F1 स्टेज में ना F2 स्टेज में ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि कोई किसी की हाइट मीडियम नहीं रही, या तो टॉल या डॉर्फ। ये देखिए ऐसे समझ सकते हैं, टॉल था डॉर्फ था, मेटिंग कराई, पॉलिनेशन क्रॉसिंग कराई, उसमें F1 जनरेशन में दोनों टॉल आए, उन दोनों टॉल को आपस में क्रॉसिंग करा दी, तो 4 प्रोजनी सैंपल लिया जिसमें से 3 हर 4 में से 3 टॉल निकल रहे थे और एक डॉर्फ निकल रहा था। ऐसा उन्हें रिजल्ट मिला उनकी स्टडी से। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stable passed down unchanged. अब आपको क्या लग रहा है कि यहां से कुछ स्टेबिलिटी थी जो इससे इसमें गई और इससे इसमें गई, तभी तो ये यहां पे शो कर पाया ना भाई। बीच वाली जनरेशन में तो कोई भी डॉर्फ नहीं था, है ना, तभी तो वो यहां पे शो कर पाया इस चीज को। तो कहता है कुछ तो ऐसा है जो स्टेबली और अनचेंज होके जा रहा है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द गेमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। He called these things as factors, और इसने इन चीजों को फैक्टर्स बोला। ध्यान रखना, मेंडल ने जो टर्म दी थी वो फैक्टर्स दी थी, ठीक है। मेंडल ने जो टर्म दी थी वो क्या दी थी, फैक्टर्स। मेंडल ने फैक्टर्स टर्म दी थी, इस चीज का ध्यान रखना। उसको अब हम जीन्स कहते हैं। जीन्स ही फैक्टर्स हैं, लेकिन बोला किसने था, मेंडल ने फैक्टर्स टर्म दी थी। Genes therefore are the units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. ध्यान रखिए ये वाली आपकी एक तरीके से डेफिनेशन है एलील्स की, और इसको PYQ में आ चुका है तो इसको स्टार मार्क भी कर सकते हो। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ऐसी जीन जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कोडिंग करता है, कोड करता है, उसको एलील्स कहते हैं। एलील्स हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है, क्योंकि पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बोला गया है, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि जो कैपिटल वाला है उसको डोमिनेंट की तरह और जो स्मॉल वाला है उसको रेसेसिव की तरह। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, अगर हम कैपिटल टी की बात कर रहे हैं तो वो हम किसके लिए ले रहे हैं, टॉल के लिए, और स्मॉल टी की बात करते हैं डॉर्फ के लिए, ठीक है। जैसे आप अगर इसमें देखोगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टॉल डॉर्फ, यहाँ पे टॉल टॉल, और यहाँ पे क्या, टॉल 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 डॉर्फ, ठीक है। अब हेंस इन प्लांट्स ए पेयर ऑफ एलील्स, अब ये मैंने क्या बोला था, एलील हमेशा पेयर में होती है, ठीक है। द पेयर ऑफ एलील फॉर हाइट वुड बी टी टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इन तीनों में से कोई होगा, ठीक है, इन तीनों में से कोई होगा। ये वाला प्योरली आपको क्या बना के देगा, टॉल, ठीक है। सेकंड वाला आपको क्या बना के देगा, सेकंड वाला क्या बना के देगा, टॉल। थर्ड वाला क्योंकि ब्लेंडिंग नहीं है, अगर ब्लेंडिंग होती तो मीडियम साइज बना के दे देता, और थर्ड वाला क्या बना के देगा, शॉर्ट। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर्फ पी वेराइटी द एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। अगर वो होमोजाइगस की बात कर रहा है तो क्या कह रहा है, सेम वाले होमोजाइगस होते हैं, आइदर स्मॉल वाले और बड़े वाले, लार्ज वाले, कैपिटल वाले। तो इन दोनों में अगर कोई है तो वो क्या है, होमोजाइगस है, या फिर जिनके जिनके जीनोटाइप क्या है, टीटी है या टीटी है, आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype। अगर हम सिर्फ tall and dwarf की बात करें तो वो क्या है, phenotype है, लेकिन अगर हम उसको एलील से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, जीनोटाइप है। ये इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, और ये PYQ में आया हुआ भी है, ठीक है।
What then would be the phenotype of a plant that had a genotype TNT? उसका phenotype क्या होगा? देखिए, इसका phenotype जानने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे कि कोई और एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर ब्लेंडिंग नहीं हो रही है तो हम इसको क्या देंगे, इसको डोमिनेंट वाले का नाम देंगे, और इसको हम फिनोटाइप में किस में रखेंगे, टॉल के फिनोटाइप में रखेंगे। ठीक है, इसको भी कवर करते हैं, इतने आप पीछे इसको समझ लीजिए, इतने हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। Mendel found the phenotype of the F1 heterozygotic, अब क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगोट कहते हैं इसको। ठीक है, पीछे हमने टर्म पढ़ी थी होमोजाइगस, उसका उल्टा हेट्रोजाइगस होता है जिसमें दोनों डिफरेंट हो। टू बी एग्जैक्टली लाइक कैपिटल टी एंड कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस, he proposed that in a pair of dissimilar factors one dominates the other। पक्की बात है कि एक डोमिनेट कर रहा होगा। भाई हमने देखा कि टॉल और डॉर्फ की जब हमने मीटिंग कराई तो जो रिजल्ट आया वो सारे टॉल आए। ठीक है, जब वो प्योर लाइन थे तो पक्के से कोई ना कोई अपने आप को अपीयर कर रहा होगा, डोमिनेट कर रहा होगा, तो उसको हमने डोमिनेंट रख दिया। एंड वाइल द अदर फैक्टर, और बाकी फैक्टर जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को, उसको हमने रेसेसिव फैक्टर रख दिया। तो ध्यान रखना, डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और रेसेसिव फैक्टर अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, वो कहीं छिपा हुआ रहेगा। इन दिस केस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, दैट इज द रेसेसिव। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द कैरेक्टर्स, और ये आइडेंटिकल बिहेवियर उसने सभी कैरेक्टर्स के लिए देखा। It is convenient to use the capital and the small and the lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of the dominance and recessiveness। तो इसके लिए कुछ ज्यादा मतलब एक तरीके से कन्वीनियंट हो जाता है, लॉजिकल बन जाता है। डू नॉट यूज द कैपिटल टी फॉर द टॉल एंड डी फॉर द डॉर्फ, क्योंकि वो क्या होगा उससे हमें पता नहीं चल पाएगा, उसके लिए हमें सेम चीज असाइन करनी पड़ती है जैसे कि आगे लिखा हुआ है, बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर टी एंड डी आर द एलील्स ऑफ द सेम जीन और नॉट। तो सेम कैरेक्टर के लिए है नहीं तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम सेम ही अल्फाबेट का यूज करते हैं। ठीक है, एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ द होमोजाइगोट, capital T and small t, or can be dissimilar as in the case of heterozygote। तो वो होमोजाइगोट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, और डिसिमिलर होंगे तो हेट्रोजाइगोट होंगे। Since the capital T small t plant is heterozygous for gene controlling one character, that is height, it is a monohybrid, and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross। बिकॉज यहां पे हम एक ही कैरेक्टर को ले रहे हैं, अगर हम एक ही कैरेक्टर को ले रहे हैं, ओनली वन कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, तो उसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे, और उस क्रॉस को क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and the dwarf plant produce gametes, by the process of meiosis the allele of the parental pair separate। तो हम ये चीज बोल सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन की वजह से, क्योंकि F2 में जाते जाते कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई थी, वहां पे डॉर्फ ने अपने कैरेक्टर को दिखाया था, तो ये चीज हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे कोई ना कोई पेयर जो है वो सेपरेट हो रहा है या सेग्रीगेट हो रहा है। सर सेग्रीगेट को हाईलाइट क्यों कर दिया, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी पे काम करता है कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी या कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी होगा, तो इसमें से एक सेपरेट होगा। ठीक है, वो कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, सेम होगा तो पक्का सेम ही आएगा, बट हेट्रोजाइगस को अलग से समझ, मतलब इसका जनरल मीनिंग हेट्रोजाइगस के रेस्पेक्ट में ही आता है।
from each other and only one allele is transmitted to a gamete. This segregation of alleles is a random process, and so there is a 50% chance of a gamete containing either allele as has been verified by the results of the crossing. In this way, the gametes of the tall T, capital T and capital T plants have the allele capital T, and the gamete of the dwarf small t have the allele small t. यही जो मैंने आपको बताया कि अगर वो सेम होगा, अगर वो होमोजाइगस होगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। अगर दोनों कैपिटल टी है तो कोई सा भी सेग्रीगेट होगा तो एक ही आना है तो कैपिटल टी ही आएगा क्योंकि दोनों कैपिटल टी है। स्मॉल टी में भी सेम क्योंकि दोनों स्मॉल टी है, तो वहां पे 50% वो रेंडमनेस होती है। लेकिन अब वो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है उसको सुनेंगे। During fertilization, the two alleles capital T from the one parent say and through the pollen and the small t from the other parent then say मतलब उसको बोल सकते हैं एग से आया है are united to produce a zygote। वो जो zygote आपको, वो जो हाइब्रिड आपको मिलेगा, देखिए ये आपका जो कैरेक्टर था वो आपका आया पॉलन से, ठीक है, ये आपका कैरेक्टर था वो आपका आया एग से। तो यहां से कोई भी एक आना था तो टी आ गया, यहां से कोई भी एक आना था क्योंकि दोनों स्मॉल टी है तो स्मॉल टी आ गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। यहां पे एक्सप्रेशन किसका हुआ, हेट्रोजाइगस का। सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन एलील्स व्हिच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स द प्लांट आर हेट्रोजाइगस। बोला ना हेट्रोजाइगस हो गया। अब the production of gametes by the parents, the formation of the zygotes, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called the Punnett square। अब ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, पुनेट स्क्वायर किसे कहते हैं, ठीक है। पुनेट स्क्वायर किसे कहते हैं, पुनेट स्क्वायर किसे कहते हैं वो आगे है, वो आगे की लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी के लिए क्या समझेंगे कि पुनेट स्क्वायर एक ऐसा डिवाइस है जिससे ये सब चीज हम समझ सकते हैं, ठीक है। किसने डेवलप किया था, पीवाईक्यू में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ये आगे की लाइन जो है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू के हिसाब से, क्योंकि पीवाईक्यू में यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने करा था, ब्रिटिश के एक जेनेसिस्ट थे जिनका नाम था रेगिनाल्ड सी पुनेट, उनका नाम था, और उन्होंने पुनेट स्क्वायर दिया था। पुनेट स्क्वायर है क्या, दिस इज द डेफिनेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, जितने टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं एक जेनेटिक क्रॉस में, वो सभी पॉसिबल आपको जीनोटाइपिक रेशियो को बताता है। उसको आप क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर क्या है वो भी देखेंगे। द पॉसिबल गेमीट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, ठीक है। पॉसिबल गेमीट्स को हम दोनों साइड में लिखते हैं, यूजुअली द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर represented in boxes below in the square which generates a square output form, ठीक है, जो एक स्क्वायर आउटपुट फॉर्म बनाती है जिससे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, वो सभी कॉम्बिनेशंस को आपको बताएगी, ठीक है। द पुनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी मेल एंड द डॉर्फ स्मॉल टी फीमेल प्लांट्स। हमने क्यों मेल और फीमेल ही लिए हैं डॉर्फ और रेसेसिव में, कुछ मोटिव यहां पे अलग नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसको क्या माना था, पॉलन ग्रेन। आप पीछे वाली स्लाइड में अगर देखेंगे तो हमने कैपिटल टी को पॉलन ग्रेन माना था, ठीक है, ये वाला टी फ्रॉम वन पेरेंट जो कि पॉलन से आया था और स्मॉल टी एग से माना था, इसलिए हम इसको मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा डॉर्फ फीमेल से आएगा, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। द गेमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड द F1 इज capital T and small t progeny. The F1 plants of genotype capital T and small t are self-pollinated, ठीक है। तो सिंबल हम कोई भी लगा सकते हैं मेल और फीमेल के लिए, are used to denote the female eggs and male pollen of the F1 generation, ठीक है। The F1 plant of the genotype
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूसेस गैमीट्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो हमने ये चीज देखी पुनेट स्क्वायर से कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में उसको बना रहे हैं। आई थिंक पुनेट स्क्वायर की स्लाइड नहीं है यहाँ पे, मैं भी ऐड कर देता हूँ। आप पहले इस उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पॉलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी हैव अ 50% चांसेस टू पॉलिनेट eggs of the genotype T capital T as well as of genotype small t. Also, pollen grains of genotype small t have a 50% chance of pollinating egg of genotype capital T as well as of genotype small t. As a result of random fertilization, the resultant zygote, ये इसके आगे से ही है, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, ये इसके आगे से ही है, ठीक है। The resultant zygote can be, अब उसका zygote कुछ भी हो सकता है क्योंकि 50% चांसेस आ रहे हैं दोनों से, ठीक है। अब उसका zygote कुछ भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है अगर दोनों डोमिनेंट आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव आया है, और स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक पुनेट स्क्वायर हमने डाला ही नहीं है, उसकी स्लाइड में भी ऐड कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो हमने इस पे ऐड कर लिया है। अब देखते हैं पुनेट स्क्वायर क्या होता है। ये रहा, ये आपका पुनेट स्क्वायर है। ये इसमें क्या है कि ये टॉल था कैपिटल टी जो हमने भी बात करी, ये स्मॉल टी डॉट था। इनके गेमीट्स में एलील्स, ये पेयर ऑफ एलील है, इसके अंदर जो जीन्स आएंगे वो एक ही कैरेक्टर का आएगा, ठीक है, सेपरेट होके, ठीक है। इनसे ये 4 आउटपुट हमें मिले, ठीक है, ये 4 आउटपुट हमें मिले। हमने इन आउटपुट की आपस में मीटिंग करा दी, आपस में क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, ये हेट्रोजाइगस थे, तो इनसे जो सेपरेट हुआ वो दोनों से अलग अलग हुआ, तो ये वाला प्योर बना, प्योर टॉल, ये वाला हेट्रोजाइगस टॉल, ये वाला भी हेट्रोजाइगस टॉल, और ये वाला स्मॉल बन गया। तो ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो है कि टॉल वर्सेस डॉर्फ कितना 3:1। लेकिन जीनोटाइपिक की अगर आप बात करेंगे तो टॉल वाला होमोजाइगस 1, डॉर्फ वाला होमोजाइगस 1, और टॉल वाला हेट्रोजाइगस कितना 2। तो 1:2:1। ये कब आएगा, जब आप जीनोटाइप की बात करो। हमेशा ये ध्यान रखना कि फिनोटाइप के जो रेशियोज होंगे, फिनोटाइप के जो आपके रेशियोज होंगे वो हमेशा से जीनोटाइप के रेशियो से कहीं ना कहीं क्या होंगे, कम होंगे। जैसे इसमें 3 रेशियोज आ रहे हैं, इसमें 2 रेशियोज होंगे हमेशा। वो मेनली 2 पे ही होगा, मेनली फिनोटाइप वाला, ज्यादा पे भी हो सकता है। अभी उस चीज के लिए आगे पढ़ेंगे आप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस करके एक टॉपिक आएगा, उस पर पढ़ेंगे। फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन, अब हम इजीली ये चीज देख पा रहे हैं दैट द 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लेड टू द कैपिटल टी एंड हाफ लेड टू द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड 1/4 टू द कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये चीज हमने देखी। जो कैपिटल टॉल वाले होमोजाइगस थे वो 1/4 जनरेशन के थे, फिर 1/2 जनरेशन कौन से थे, हेट्रोजाइगस, और फिर 1/4 जनरेशन के शॉर्ट रेसेसिव होमोजाइगस। दो the F1 have a phenotype capital T and small t but the phenotypic character seen is tall, ठीक है, सभी में टॉल दिखाई दे रहा था क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। एट F2 जनरेशन 3/4 हमें टॉल दिखाई दिए, जबकि उनमें से एक हमें डॉट दिखाई दिया। जिनमें से उन 3 में से कौन थे, दो एक तो था हमारा होमोजाइगस वाला और 2 थे हमारे हेट्रोजाइगस वाले। Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital T and small t and capital T. ऐसे हम एक्सटर्नली नहीं देख सकते, ये सिर्फ हम एक पुनेट स्क्वायर के थ्रू या फिर एक ट्री के थ्रू ही इसको स्टडी कर सकते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक्सटर्नली आप किसी को देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा जीनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक एलील कॉम्बिनेशन है। Hence, within the genotypic, ये जीनोपाइटिक लिखा हुआ है, ये टाइपिक है, सॉरी,
ये इन्होंने ही गलत कर दिया। जीनोटाइपिक पेयर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस्ड, हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द अदर एलील के स्मॉल टी और डॉर्फ कैरेक्टर। तो वही हमने आपको बताया कि इस यहाँ पे डॉर्फ को रेसेसिव रखा गया है और कैपिटल वाले टॉल को डोमिनेंट रखा गया है क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, इट इज दस ड्यू टू दिस dominance of one character over the other that all the F1 and the tall, though genotype is capital T and small t, and in the F2 3/4 of the plants are tall। ये हमने देखा। ठीक है, दो जीनोटिपिकली क्या होगा, 1/2 क्या थे, हेट्रोजाइगस थे और एक हमारा कंप्लीट टॉल होमोजाइगस था। दिस लेड टू द फिनोटाइपिक रेशियो 3/4 टॉल रेशियो 1/4 कैपिटल टॉल कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड 1/4 स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, दैट इज अ रेशियो ऑफ 3/1। बट अ जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1/2/1। अब आपको एक्सप्लेन ठीक से कर दिया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक। जीनोटाइप आपके जीन से रिलेटेड करेगा, फिनोटाइप आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस से रिलेट करेगा। ठीक है, अब क्या कहता है, द 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4, ये किसके लिए कह रहा है, कैपिटल टी होमोजाइगस के लिए, हेट्रोजाइगस के लिए और स्मॉल टी होमोजाइगस के लिए। इज अ मैथमेटिकल कंडेंसेबल। क्या है ये, मैथमेटिकल कंडेंसेबल ही तो है भाई, मैथमेटिकल ही तो है, ये वैल्यूज मैथमेटिकल वैल्यूज ही तो है। टू फॉर्म द बायनोमियल एक्सप्रेशन ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। अगर आप बायनोमियल एक्सप्रेशन को करके आए हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो आपको ये चीजें पता होंगी। आई थिंक 10th क्लास में होता है बायनोमियल एक्सप्रेशन, 9th में 10th में आई थिंक। दैट हैज द गैमीट बियरिंग जीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ। पता चला, हाफ 50% ऊपर बोल के आए थे, ये 50% होता है, वही यहां पे इन्होंने हाफ कह दिया। कितना घुमाती है ना एनसीईआरटी। द एक्सप्रेशन इज एक्सपैंडेड एज गिवन बिलो। अब एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया उसको ध्यान सुनते हैं। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 plant and found that dwarf F2 plant continue to generate dwarf plant in F3 and F4 generations। तो जब वो F2 plant को, जो dwarf वाला F2 plant था, उसने जो फर्दर उसको कंटिन्यू मेटिंग कराई जनरेशन, सक्सेसिव जनरेशंस में, तो F3 और F4 में भी वो dwarf प्रोड्यूस कर रहा था। यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाले में प्रोड्यूस नहीं करे, बाकी सब में वो प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ डॉर्फ वाज होमोजाइगस। जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है डॉर्फ का, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट had he pollinated a tall F2 plant? क्या उसने टॉल F2 प्लांट के साथ में करा होगा, है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटाइप रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। डेफिनेटली आपको जीनोटाइप अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही आपने कैलकुलेट किया होगा। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है, इट इज अ चांस इवेंट, तो वो भी एक चांस इवेंट पर ही बेस्ड है। By simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. Definitely, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि 3/1 टॉल रेशियो डॉर्फ। ठीक है, इससे हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि ये जो 3 टॉल हैं ये कैसे वाले हैं। कैसे वाले इन द सेंस, कैपिटल टी के हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी के हैं, बताया था आपको पहले। That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or capital T small t composition can't be predicted. उसको predict नहीं किया जा सकता। Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant। तो उसने क्या किया, उसने tall plant को dwarf plant के साथ में F2 में क्रॉस कराया। उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। एक प्लांट उसने डेफिनेटली डॉर्फ ही लिया
और बाकी एक उसने F2 जनरेशन से उठा लिया रैंडम, तब जाके उसको ये चीज पता लगी इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस। ध्यान रखना टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं ये भी PYQ में आ चुका है, और इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जब किसी भी अननोन जनरेशन को, जब किसी भी अननोन जीनोटाइपिक जनरेशन को, अननोन जीनोटाइपिक ऑर्गेनिज्म या फिर जनरेशन को आप क्रॉस कराते हो ड्वार्फ के साथ, यहां पे आपको डेफिनेटली ड्वार्फ यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर के साथ आपको क्रॉस कराना है, रेसेसिव कैरेक्टर के साथ आपको क्रॉस कराना है, ठीक है। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हियर, यहां पे ऑर्गेनिज्म में पी प्लांट की बात कर रहे हैं, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड, जिसका जीनोटाइप डिटरमाइंड होना है, इज क्रॉस्ड विद अ रेसेसिव पेरेंट, डेफिनेटली रेसेसिव पेरेंट ही होगा, इंस्टीड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। अब उसने सेल्फ क्रॉसिंग नहीं कराई, अब उसने किसी रेसेसिव पेरेंट को ले लिया, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं कराई है। The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organisms. Figure 4.5 shows the result of the typical test cross where violet color flower is dominant over white color flower, यानी कि जो वायलेट कलर फ्लावर्स हैं वो व्हाइट कलर फ्लावर्स पे क्या है, डोमिनेंट हैं। इसकी अभी हम पहले वो देख लेते हैं, अभी हम इसकी फिगर 4.5 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर 4.5 है, ठीक है। अब इस फिगर में क्या है, जैसा कि इन्होंने पीछे बता रखा है कि इन्होंने एक वॉलेट कलर लिया था, वॉलेट कलर फ्लावर जो कि डोमिनेंट था, और एक वाइट कलर फ्लावर लिया था जो कि रेसेसिव कैरेक्टर था। ये रहा, यहां पे इन्होंने ये लिया जो कि एक रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव है। इसका नहीं पता कि इसका कैरेक्टर क्या है, अगर इसका जीनोटाइप ये हुआ तो रिजल्ट्स ये आएंगे, अगर इसका जीनोटाइप ये हुआ तो रिजल्ट्स ये आएंगे। तो अगर हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, अगर उसमें हमें कोई भी रेसेसिव ट्रेट देखने को मिल गई, कोई भी, तो वो डेफिनेटली क्या है, वो हेट्रोजाइगस है। और अगर हमें उसमें एक भी रेसेसिव देखने को नहीं मिली तो वो डेफिनेटली क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट, क्योंकि रेसेसिव होगा तो वैसे दिख जाएगा, राइट। अब वो कहते हैं बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस पे ही ऑब्जर्वेशन किए गए। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस ही चल रहे थे, एक ही कैरेक्टर के ऊपर एक टाइम पे स्टडी हो रही थी। proposed two general rules to consolidate his understanding, तो उसने दो जनरल रूल्स दिए, वो रूल्स क्या थे उसको ध्यान से सुनना, इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। टुडे these rules are called the principles of laws of inheritance, और इन्हीं को आप प्रिंसिपल्स या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो कौन से वो दो रूल्स हैं, पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस जो मैंने आपको बताया कि एक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा होगा और दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव में होगा, वो उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। एंड सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब कि जो भी उसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा उससे वो सेग्रीगेट करेगा, सेग्रीगेट करके क्या होगा, कोई एक सेपरेट होकर के उसको आएगा। तो वही चीज, या तो कैपिटल वाला या स्मॉल वाला, और अगर दोनों कैपिटल हैं तो उनमें से डेफिनेटली कैपिटल ही आना है, और दोनों स्मॉल हैं तो उनमें से डेफिनेटली स्मॉल ही आना है, ठीक है। इससे अगली वाली क्लास में हम आपको बताएंगे इन लॉज के बारे में, इन लॉज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपको कोई भी अगर इस चीज में इस पूरे चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है, तो या तो आप उसको दोबारा से देख लीजिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका एक अलग मेथड लेके आएंगे जिससे कि आप वो ठीक से समझ पाए। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, हम मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।